बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के हवाले से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन आयलेरियन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन आयलेरियन मेथड, इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कन्वर्टेशन सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मास एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पहले हम इसको देखते हैं। In this section, we shall derive the first basic equation of fluid dynamics known as equation of continuity. This equation is the translation of physical law of conservation of mass into mathematical symbolism. अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक राइट साइड पे डायग्राम बनाई गई है। इस डायग्राम में ये ब्लू कलर का जो है ये आपको एक फ्लूइड नजर आ रहा होगा। ये फ्लूइड हमने बनाया है। इसमें ये हमारे पास एक क्लोज बाउंडेड वॉल्यूम V है, एक सरफेस S है जिसका वॉल्यूम V है, जबकि यहाँ पे एक इसका dV हमने डिनोट किया हुआ है। इधर एक पॉइंट है, उसको हमने ds और n जो है ये यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर जो है वो सोच लिया। देखते हैं। Consider a fixed, closed and conceptual surface S drawn in the fluid and entirely occupied by it, that is in fluid. इससे क्या मुराद है कि हमने एक क्लोज और फिक्स सरफेस S ली है जो कि मुकम्मल तौर पर एक फ्लूइड से कवर की हुई है, और उसके अंदर भी हमारे पास ये देखें यहाँ पे ये फ्लूइड जो है उससे कवर किया हुआ है। लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस S। ये जो सरफेस S है, क्लोज सरफेस S है, इसका वॉल्यूम जो है वो कैपिटल V शो किया है। Since the fluid is neither being created nor being destroyed within the surface S, ये याद रखेंगे जो सरफेस S है इसके अंदर फ्लूइड को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना नेचुरली से क्रिएट किया जा सकता है। जो है जितना है उतना ही रहेगा और उसमें हम कमी बेशी नहीं ला सकते। The law of conservation of mass requires that the rate of accumulation or increase of fluid within the surface S must be equal to the rate of inflow of fluid across the surface S into the volume V। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ये कहता है कि ये जो सरफेस S है इसके अंदर जितना भी फ्लूइड समा सकता है, जितना भी आएगा, अगर हम इसको इससे आउट कर दें, इससे बाहर निकाल दें, तो इसके अंदर उतना ही फ्लूइड और आ जाएगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई, द रेट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द सरफेस S मस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ इनफ्लो, उसके अंदर जो आ रहा है, फ्लो हो रहा है जो उसके अंदर, ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द सरफेस S इनटू द वॉल्यूम V। ये जो वॉल्यूम V है इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है, अगर हम इसको बाहर निकाल दें, इसकी जगह और इसमें डाल दिया जाए, तो वो भी इतना ही फ्लूइड इसमें आ सकेगा, समा सकेगा। Let rho be the density of fluid and dV be the volume element of the fluid under consideration। हमारे पास रो इस फ्लूइड की डेंसिटी है, जबकि एक एलिमेंट है फ्लूइड एलिमेंट, उसका वॉल्यूम dV है।
then the mass of fluid element dSA, जो हमारे पास इस सरफेस S के लिहाज से जो उस एलिमेंट का मास होगा वो आपके पास ds होगा। अब ds जो है वो हमारे पास क्या है, देखें बेसिकली जो है वो डेंसिटी क्या है कि कितने एरिया में कितना जो है वो आपके पास फ्लूइड समाया है, तो ds ओवर dv इज इक्वल टू रो होगा। ठीक हो गया। तो अगर हम ds की वैल्यू लेना चाहें तो वो आपके पास क्या होगी, ds इज इक्वल टू रो इंटू dv, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Hence the total mass of fluid occupying the volume V enclosed by the surface S is equal to, ये जो सरफेस S है इसमें कितना हमारे पास फ्लूइड ऑक्यूपाई हुआ है उसको हमने देखा है, तो उसके लिए हमारे पास ये एक रिलेशन बना, कैपिटल S इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग वॉल्यूम V रो dV। रो उसकी डेंसिटी है और V एक एलिमेंट जो है उसका जो हमने यहाँ पे ये देखें ये इसको शो किया था और बताया भी था कि dV क्या है, dV विद द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ऑफ फ्लूइड अंडर कंसिडरेशन। जो हम यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो ले रहे हैं उसको कंसीडर कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो ds है। अब जब हम इस एक वॉल्यूम एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो पूरे इस सरफेस S के लिए भी हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका वॉल्यूम V होगा। तो यही जो है हमने लिखा है एक एलिमेंट का और पूरे जो सरफेस S है उसका वॉल्यूम V है, उसके अलावा हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की। टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड विद इन द सरफेस S इज गिवन बाय, अगर हम ये देखें कि टाइम के लिहाज से इसमें क्या इंक्रीज आ रही है, मास ऑफ फ्लूइड में क्या चेंज हो रहा है उसको देखना चाहें तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटीग्रल अलोंग वॉल्यूम V रो dV इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग वॉल्यूम V पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी dV। इसको हम रिलेशन वन का नाम दे देते हैं। दोनों तरफ जो है वो हमने अप्लाई कर दिया है। अब देखें ये जो सरफेस S थी इसकी ये जो राइट साइड थी इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेक किया है, तो ये अप्लाई हुआ। अब ये जो टाइम रेट है अंदर इंटीग्रल के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी है उस पर अप्लाई होगा, इंटीग्रल पे तो नहीं होना ना, इसलिए हमने अंदर अप्लाई कर दिया, तो ये रिलेशन वन होगा। नेक्स्ट द फ्लो ऑफ मास per unit time and area A through a surface is the product of velocity normal to the surface and density। अब जो है हम ये देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ मास पर यूनिट टाइम एंड एरिया वो क्या होगा, तो वो हमने देखा कि थ्रू अ सरफेस S इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस के नॉर्मल कंपोनेंट पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो और डेंसिटी उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास होगा इसका मास पर यूनिट टाइम है एरिया A। Thus, if capital V is the velocity vector and n vector be the outward unit normal to the surface of an arbitrary volume as shown in figure, and ds is an element of surface X enclosing the volume V, then the mass inflow per unit time through the surface is equals to minus rho V dot n ds। अब स्टूडेंट्स इसमें जो नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया गया है वो क्या है वो हम ये आगे देख रहे हैं। When the flow is in flow, that is
outward, then the negative sign is placed. जब फ्लो इनफ्लो होगी, मतलब ये है आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तब इसके अंदर साइन नेगेटिव आएगा। मतलब ये है जो वॉल्यूम V है, जो सरफेस S है, उससे वॉल्यूम बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक हो गया। आउटवर्ड जो है उसका फ्लो है, दूसरी डायरेक्शन में उसका फ्लो हो रहा है, तो इसलिए साइन जो है वो नेगेटिव का सिंबल जो है वो यहाँ पे यूज किया गया। इसमें देखेंगे ये वॉल्यूम V और N यूनिट वेक्टर, ये ऑलरेडी हम इसको देखेंगे यहाँ, ये एक एलिमेंट है, उसके तौर पे S जो है उसका उस एलिमेंट का हमारे पास सरफेस है, और N यूनिट वेक्टर है, स्मॉल dv जो है ये आपके पास एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट उसका वॉल्यूम लिया गया है। इन तमाम एलिमेंट्स को यूज करते हुए हमारे पास ये जो है इसका आ गया मास इन फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू माइनस रो v dot n unit vector into ds. Now the net rate of mass of fluid flowing into the volume V across the surface S is given by. अब जो है देखें, यहाँ बेसिकली हमारे पास जो रिलेशन आया था वो ये वाला था, ये वाला ठीक हो गया, ये जो हमने बनाया था। अब उसमें हमारे पास कैपिटल S इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल अराउंड सरफेस S रो v डॉट n यूनिट वेक्टर इनटू ds। वो आपके पास था, यहाँ पे था वॉल्यूम V के लिहाज से, और इधर हमने ले लिया सरफेस S के लिहाज से, ठीक हो गया। और यही बात हमने देखें द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द सरफेस एंड डेंसिटी, यही हमने यहाँ पे लिखा है। ये देखें प्रोडक्ट ऑफ ये डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है, और नॉर्मल जो वेक्टर है n, ये उनका हमने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, राइट साइड ये रिलेशन टू हो गया। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिक्वायर्स दैट एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 1 क्या थी? ये वाली एक्सप्रेशन 1 थी, और ये वाली एक्सप्रेशन 2 है। ये वाली जो है वो इन फ्लो से पहले की बात है, और ये वाला रिलेशन जो है ये इन फ्लो के बाद का रिलेशन है। तो अब देखें ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए, तो सो इंटीग्रल अलोंग वॉल्यूम V पार्शियल रो ओवर पार्शियल t into dv is equal to माइनस इंटीग्रल अलोंग सरफेस S रो v डॉट n ds। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक डाइवर्जेंस थ्योरम होता है, और वो डाइवर्जेंस थ्योरम जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। डाइवर्जेंस थ्योरम इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग सरफेस S कैपिटल A डॉट n यूनिट वेक्टर इनटू ds इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग वॉल्यूम V डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वे इनटू dv। इसमें देखें यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, और इधर डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंस की सूरत में खत्म हो गया। इधर सरफेस S और ds है, और इधर सरफेस S की जगह वॉल्यूम V और dv इस्तेमाल हुआ। ये जो रिजल्ट है इसको हमें यूज करते हुए हमने इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखें n यूनिट वेक्टर से पहले कैपिटल A था, तो हमने उस कैपिटल A का डाइवर्जेंस लिया, ds की इधर है और इस साइड पे dv है। इधर हमारे पास सरफेस S है और इधर वॉल्यूम V है। तो अब हमने इस चीज को जो है उस लिहाज से हमने चेंज करते हुए हमने देखना है। अब देखें कि ये जो हमारे पास रिजल्ट होगा इसको हम एज इंटीग्रल वॉल्यूम V पार्शियल रो ओवर पार्शियल t dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वॉल्यूम V डाइवर्जेंस ऑफ dv इंटू रो v इंटू dv। इस
से हमारे पास ये एक रिजल्ट जो है वो मिल गया। तो अब देखें ये एक्सप्रेशन 1 ये थी और एक्सप्रेशन 2 ये है। तो यहाँ पे देखें ये नेगेटिव साइन है कि इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आए, राइट साइड से लेफ्ट पे लेके आए, तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रल लॉन्ग वी पार्शियल रो पार्शियल टी इंटू डी वी प्लस ये नेगेटिव साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद देखें ये जो डॉट प्रोडक्ट था इसको खत्म करके हमने इसकी जगह क्या लगाना है, डाइवर्जेंस। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ रो वी डी वी इक्वल टू जीरो। इधर तो कहीं जीरो हो गया। ये जो चीज थी ये डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से हमारे पास इस रिजल्ट में कन्वर्ट हो गई। हमने इसको रो वी डॉट एन डी एस को कन्वर्ट किया वॉल्यूम वी के लिहाज से, उसमें कन्वर्ट किया। अब देखें यहाँ से और यहाँ से इंटीग्रल लॉन्ग वी ये कॉमन हो रहा है और डी वी इधर ये कॉमन हो रहा है, इज इक्वल टू जीरो हुआ, मैं लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी ये आ गया प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो वी ये आ गया। So students, this relation must hold for all arbitrary volumes, a condition which is satisfied only if partial rho over partial t plus divergence of rho v equal to 0। ये रिलेशन भी हो गया। अगर जो है हमारे पास ये ट्रू हो जाए, ये वाली बात जो है ये वाली पार्शियल रो पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो वी ये जीरो आ जाए, तो फिर जो है ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहलाएगी। दिस अबव इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब स्टूडेंट्स ये देखें इसमें ये किस तरह जो है ये हो सकता है। इफ द डेंसिटी इज कांस्टेंट, अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो तब क्या होगा, ये जीरो हो गया। यहाँ से कांस्टेंट इसको बाहर लिया तो डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया आपके पास। तो यही लिखा हुआ है द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। जब डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट होगी तो फिर फ्लूइड वो इनकम्प्रेसिबल होगा और उस वक्त इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो ये बन जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। यहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आपके पास डेंसिटी कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। इधर से कांस्टेंट किसी भी आपके पास वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको डेरिवेटिव से पहले लिखा जाता है, वो हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह अकेला आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू जीरो रह जाएगा। तो जो ये लिखा हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू जीरो, बेसिकली डाइवर्जेंस क्या है, डेल डॉट v इक्वल टू जीरो। डेल डॉट v इक्वल टू जीरो से क्या मुराद है, ये आपके पास पार्शियल u और पार्शियल x प्लस पार्शियल v और पार्शियल y प्लस पार्शियल w और पार्शियल v इक्वल टू जीरो, ये इधर से आ गया। ये आपके पास एक वेक्टर v होता है। अब v वेक्टर जो है ये बेसिकली तीन कंपोनेंट x y z के लिए आते होता है। तो ये आपके पास v वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग, v y एक्सिस के अलॉन्ग और w जो है वो z एक्सिस के अलॉन्ग। इसी तरीके से इस तरह जो है ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू जीरो होगा तब जब डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक हो गया। ये राइट साइड पे देखें रो कांस्टेंट जीरो, पार्शियल रो और पार्शियल टी इज इक्वल टू जीरो। इस तरह जो है ये पहला रिलेशन जो है ये जीरो हो गया, अकेला डाइवर्जेंस ऑफ रो v इज इक्वल टू जीरो। तो रो कॉमन की, डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू जीरो, अकेला ये रो जो है इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, जीरो ओवर डाइवर्जेंस है, जीरो ओवर रो इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू जीरो, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो हमने एक वर्ड यूज किया है। तो इसमें आपके पास देखें एक हमने पहले भी डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। और ये रिव्यू जो है हमारे पास पहला ग्रेडियंट का है। इट इज एन ऑपरेटर स्केलर फंक्शन फाई दैट इज ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ
फाई इज इक्वल टू डेल फाई। ये सिंपल इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। डेल ऑपरेटर आपके पास पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल पार्शियल जे इंटू के टू फाई। अब ये फाई तमाम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जी इंटू के। ये आपके पास स्केलर फंक्शन था, तो डेल ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद ये आपके पास एक वेक्टर फंक्शन जो है ये डेल ऑपरेटर के बाद ये ग्रेडियंट के बाद हमारे पास होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है? लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा? डेल डॉट ए, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। डेल ऑपरेटर क्या है? पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू के। और ए वेक्टर क्या है? a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के इज इक्वल टू, अब ये i वाला कंपोनेंट i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद रिजल्ट जो है ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल a1 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल a2 ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल a3 ओवर पार्शियल g। ये आपके पास जो है डाइवर्जेंस आ गया। और कर्ल क्या है? वही डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो कर्ल आ जाएगा। यहाँ क्योंकि दो वेक्टर हैं, एक डेल ऑपरेटर है और एक वेक्टर ए है, तो इसलिए तीसरा वेक्टर हम आई जे के लेंगे और डेल क्रॉस ए लेंगे। ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू है और ये आपके पास ए वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं। तो उसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप जिस तरह लेते हैं उस तरह लें या फिर इसको एक्सपेंड कर लें। तो इस तरह जो है ये हमारे पास रिजल्ट जो है ये मैं इसको शो कर देता हूँ। ये आपके पास जो है इस तरह से ये देखें, ये ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। सम रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन वेक्टर एनालिसिस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्रेडियंट की वैल्यू है, ये डाइवर्जेंस हमने एक्सपेंड किया हुआ है और ये हमारे पास कर्ल है। जब कर्ल हमने इसको एक्सपेंड किया था तो ये वैल्यू आई थी पार्शियल a3 पार्शियल y माइनस पार्शियल a2 और पार्शियल g इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल a1 ओवर पार्शियल g माइनस पार्शियल a3 ओवर पार्शियल x इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल a2 ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल a1 ओवर पार्शियल y इंटू j यूनिट वेक्टर। इस तरह ये तीसरा हमारे पास जो है ये वेक्टर इसका कंपोनेंट आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है ये कर्ल हमारे पास डॉट प्रोडक्ट शो करता है, डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट शो करता है और ग्रेडियंट जो है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो है वो शो करता है। स्टूडेंट्स इस तरह जो है ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी जो है ये आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट डेंसिटी, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0। याद है या ये वाला रिजल्ट आ जाए बात एक ही है। तो ये भी आ सकता है partial rho over partial t plus divergence of rho v is equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। बेसिकली ये रिलेशन थ्री इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट कांस्टेंट डेंसिटी तो फिर आपके पास रो v इज इक्वल टू 0 आएगा और इसमें फ्लूइड वो इनकम्प्रेसिबल होगा, ये याद रखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, watch the videos, like the videos and share the videos to your friends and family।